नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। ये पेपर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी का पेपर है। जुलाई 2018 के थर्ड सेमेस्टर का है। जो स्टूडेंट अभी जनवरी 2019 में थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये पेपर ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें 50% थ्योरी के हैं और लगभग सभी टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न है। तो एक बार सभी टॉपिक इसमें रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आप सभी 50 प्रश्नों को ज़रूर देखें। दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है कि जब ग्राउलर को 230 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तब इस पर एसी सप्लाई आर्मेचर रखा जाता है। ये व्यवस्था इनमें से किसके जैसा आचरण करता है। यानी हम ग्राउलर को 230 वोल्ट की सप्लाई देकर इस पर आर्मेचर रखते हैं। तो आपको बता दें, ग्राउलर जो होता है ये आर्मेचर के, डीसी आर्मेचर के शॉर्ट कुंडली, ओपन कुंडली, इनकी जांच करने के काम आता है। तो मोस्टली शॉर्ट सर्किट जांच के लिए अपन ग्राउलर का उपयोग करते हैं। ग्राउलर दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होता है। डीसी आर्मेचर के लिए जो ग्राउलर काम में लेते हैं वो बाहरी ग्राउलर होता है और ये वी आकृति या एच आकृति में होता है। तो इसके ऊपर जब अपन आर्मेचर रखते हैं तो शॉर्ट कुंडली की जांच करने के लिए आर्मेचर कॉइल पर हेक्सा ब्लेड रखी जाती है और बहुत अधिक कंपन करती है। तो इसमें इंडक्शन से, प्रेरण विधि से आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। यानी हमने जो सप्लाई दी वो ग्राउलर को दी, जबकि आर्मेचर को सिर्फ इसकी कोर के ऊपर रखा था। यानी एक तरह से ग्राउलर जो होता है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तरह और आर्मेचर सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। तो ये जो काम करने का सिद्धांत होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन के जैसा सिद्धांत होता है। इसलिए ये काम जो है वो ट्रांसफार्मर के जैसा, या ये व्यवहार जो है वो ट्रांसफार्मर के जैसा होता है। इसलिए हमें इस प्रश्न का उत्तर देंगे सी हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर के जैसा कार्य करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा मोटर है जो सामान्य रूप से घरेलू वैक्यूम क्लीनर में फिट किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर होती है और इस प्रश्न का ए उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है कि उस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्या टाइप होता है जिसमें फुल लोड पर पावर फैक्टर उच्चतम होता है। यानी पूर्ण भार पर ऐसी कौन सी मोटर है जिसका पावर फैक्टर उच्चतम होता है। देखिए शेडेड पोल मोटर है तो इसमें आपके सैलिएंट पोल और शेडेड पोल होते हैं, यानी ये प्योरली इंडक्टिव लोड होता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में भी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, कोई अलग से डिवाइस नहीं जोड़ी जाती। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है इसके आपको दो ऑप्शन है, एक सी और एक डी। तो एक दिया है कैपेसिटर स्टार्ट और एक दिया है कैपेसिटर रन। तो इसमें कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग के समय काम करता है, रनिंग में नहीं करता। जबकि इसमें कैपेसिटर स्थायी रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा रहता है, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा लीडिंग हो जाती है। यानी ओवरऑल जो लेगिंग करंट का ऑप्शन रहता है वो केवल एक ही है कि रनिंग वाइंडिंग में ही रहता है। इसलिए सबसे बेटर जो होगा वो कैपेसिटर रन टाइप का या स्थायी कैपेसिटर मोटर टाइप का होगा। तो इस प्रश्न का डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इंडक्शन मोटर के स्टेटर फेज वाइंडिंग के किन्हीं दो की सप्लाई में अंतर परिवर्तन करके इसकी ब्रेकिंग की विधि कहलाती है। इंडक्शन मोटर के ब्रेकिंग की विधियाँ होती है अलग अलग प्रकार की। एक इंडक्शन ब्रेकिंग होती है, एक डायनेमिक ब्रेकिंग होती है और एक प्लगिंग ब्रेकिंग भी होती है। तो ये जो दो सप्लाई के सिरे अंतर परिवर्तित करके मोटर को जो रोकने की विधि है उसको हम प्लगिंग विधि के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का ए उत्तर होगा कि वो प्लगिंग विधि कहलाती है। दो फेज की सप्लाई को हम दो आपस में इंटरचेंज करके जब चेंज करते हैं तो वो प्लगिंग विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर को एक फेज डिस्कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मोटर में सिंगल फेजिंग के नाम से जानते हैं, यानी एकल कला हम इसको कहते हैं। सिंगल फेजिंग मोटर में दो तरीके से हो सकती है कि एक तो मोटर में वो स्टार्टिंग के समय ही हो जाए और एक है कि वो मोटर में रनिंग में हो, यानी चलते समय हो। जब स्टार्टिंग में हो तो उसकी दो अवस्था हो सकती है। स्टार्टिंग के समय मोटर नो लोड पर हो और हो सकता है कि स्टार्टिंग के समय मोटर लोड पर हो, यानी एक जैसे फैन या किसी पंप से मोटर कनेक्टेड हो। और दूसरा होता है कि जब मोटर लोड पे हो और उस समय हो जाए, यानी रनिंग कंडीशन में हो जाए। तो तीन तरह की कंडीशन होती है, स्टार्टिंग के समय नो लोड, स्टार्टिंग के समय फुल लोड और रनिंग के समय फुल लोड। यदि मोटर पर नो लोड हो तो मोटर धीमे गति करती है और कंपन करती है, आवाज़ करती है जब स्टार्टिंग के समय हो जाए। यदि स्टार्टिंग के समय मोटर
पूर्ण भार पर हो, यानी ये स्टार्टिंग के कंडीशन में हो और लोड कंडीशन में हो तो फिर मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होगी, केवल और केवल घूं घूं की आवाज़ करेगी, कंपन करेगी। और यदि ऐसा रनिंग के समय हो जाए और लोड पर हो, यानी मोटर पूर्ण गति से रन कर रही थी और लोड भी मोटर पर था, तो ऐसे में मोटर लगातार उसी गति से चलती रहती है, परंतु अन्य जो 2 फेज रह गए थे उनमें मोटर अधिक धारा लेना शुरू कर देती है। और यदि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ओवरलोड या अन्य प्रकार की कोई रिले, तो फाइनली मोटर जल जाती है, ये श्योर है। अब इस प्रश्न में हमें कोई स्पष्ट तो नहीं दिया गया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 1 फेज कनेक्ट, तो ये सिंगल फेज या उसका तो दिया नहीं। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा, अगर स्विच ऑन कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मोटर जल जाएगी, क्योंकि देखिए धीमी गति से चलेगी। अगर आपकी मोटर नो लोड पर है और स्टार्टिंग इसमें हुआ तो धीमी गति से चलेगी। जो अपन को सी उत्तर दिया है वो है कि मोटर उच्च गति से चलेगी, तो ऐसा तब होता है जब रनिंग के समय हो। नेक्स्ट है कि नहीं चलेगी, यानी मोटर नहीं चलेगी यदि स्टार्टिंग के समय हो जाए लोड पर हो। तो ये सारे ऑप्शन ही वैसे तो सही है, लेकिन फाइनली मोटर का परिणाम क्या आता है कि मोटर जल जाती है, ये चाहे रनिंग के समय हो, चाहे स्टार्टिंग के समय हो, लोड पर हो चाहे नो लोड पर हो। इसलिए हम इसका उत्तर बी करेंगे कि मोटर जल जाएगा, क्योंकि ये जो स्पेशल है इनकी एक कोई शर्त देना जरूरी होता है कि रनिंग के समय हुआ, नो लोड पे हुआ, स्टार्टिंग के समय हुआ, फुल लोड पर हुआ, इस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति से धीमी और एक समान गति पर चलना निम्न में से किस विधि के नाम से जाना जाता है। तो इंडक्शन मोटर में उसको हम क्राउलिंग कहते हैं, यानी कोई भी इंडक्शन मोटर, और हम सब जानते हैं कि वो कभी सिंक्रोनस गति पर गतिमान नहीं होती। इंडक्शन मोटरें सदैव सिंक्रोनस गति से कम गति पर ही गतिमान होती है, यानी कि यदि मोटर की कोई गति सिंक्रोनस गति से कम गति पर है तो वो मोटर की विधि क्राउलिंग कहलाती है, क्राउलिंग नाम से जानी जाती है। ये जो क्राउलिंग मोटर में होती है ये सिंक्रोनस गति के तीसरे हिस्से तक, सिंक्रोनस गति के 5वें हिस्से तक और ये सिंक्रोनस गति के 7वें हिस्से तक हो सकती है। इस विधि को हम क्राउलिंग बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, जब स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको अगर प्रॉपर साइन वेव नहीं मिलती है तो ऐसा तब होता है। और उसको प्रॉपर साइन वेव नहीं मिलने का कारण होता है कि जो विषम हार्मोन्स होते हैं वो जब सक्रिय हो जाते हैं तब ऐसा कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि 2 समांतर क्रम में चल रहे अल्टरनेटर के मध्य लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा होता है। तो ये प्राइम मूवर के आधार पर होता है। हम अल्टरनेटर की फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करते जाते हैं, यानी एक के प्राइम मूवर को घटाएंगे, दूसरे के प्राइम मूवर को बढ़ाएंगे और दोनों लोड डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, कि हम प्राइम मूवर के ड्राइविंग टॉर्क को चेंज करके उनकी पावर को कर सकते हैं, भार को वितरित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एसी मेन से जुड़ा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर फुल लोड और इकाई पावर फैक्टर पर चल रहा है, यानी मोटर पर पूर्ण भार है और पावर फैक्टर भी इकाई है। यदि इसकी सॉफ्ट लोड आदि कर दें और फील्ड करंट को नियत रखा जाए तो नया पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए जब भार घटाएंगे तो सीधी सी बात है, मोटर में जो आपका फील्ड करंट है वो वही था। जब लोड कम होगा तो मोटर की करंट है वो भी घट जाएगी, परिवर्तन आएगा और मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, यानी उसी फील्ड करंट पर। लेकिन जब हमने भार आधा कर दिया तो एक तरह से एक्साइटेशन बढ़ा दिया मोटर का, हम ये कह सकते हैं, तो वो लीडिंग कंडीशन हो जाती है। यदि फील्ड करंट नियत रखते हुए हम भार को दोगुना कर देते तो फिर उसका पावर फैक्टर लेगिंग हो जाता, यानी भार बदलने से भी उसका पावर फैक्टर में वेरिएशन आएगा क्योंकि वो फील्ड करंट को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के टॉर्क में उपयुक्त को मोटर के रोटर सर्किट में मोटर सर्किट के साथ श्रेणी क्रम में इंसर्ट करके वृद्धि की जा सकती है। मोटर के टॉर्क के बारे में पूछा गया। आपको बता दें कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, यानी जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रोटर प्रतिरोध पर बहुत हद तक निर्भर करता है। वैसे तो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है टॉर्क, स्लिप के साथ भी उसमें वेरिएशन आएगा, लेकिन अगर रोटर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें भी परिवर्तन आता है। इसलिए हम रोटर में उपयुक्त मान का रेजिस्टेंस जोड़ करके उसके टॉर्क को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राउलर यंत्र की आयरन कोर किस टाइप में होनी चाहिए। ग्राउलर की 2 कोर जो टाइप होते हैं वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वी टाइप का होगा अथवा एच टाइप का होगा। तो इस प्रश्न में वी टाइप का तो ऑप्शन नहीं है, तो हम एच टाइप कर सकते हैं, बट मोस्टली वी टाइप में ही होता है, यानी वी आकृति में होता है, ताकि उसमें आर्मेचर को आसानी से और उपयुक्त तरीके से रखा जा सके। अगला प्रश्न है कि 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर वाले अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन इकाई पावर फैक्टर पर कैसा होगा। यानी अगर पावर फैक्टर आपका 0.8 और लेगिंग था,
यदि उसका पावर फैक्टर इकाई हो जाए तो आपके वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होगा, तो वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा, तुलनात्मक रूप से वो कम होगा आपका, क्योंकि जब आपका लैगिंग पावर फैक्टर है तो लैगिंग पावर फैक्टर पर जो भार बदलने से टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन आ रहा है वो अधिक आएगा, जबकि यूनिटी पावर फैक्टर पर लगभग टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहेगी, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो आपका नो लोड से लेकर फुल लोड तक वोल्टेज के मान में जो परिवर्तन आता है, वेरिएशन आता है, उसको वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। तो जब पावर फैक्टर इकाई होता है तो वोल्टेज के मान में परिवर्तन है कम आता है, यानी नो लोड से फुल लोड तक इतना परिवर्तन नहीं आता जितना लैगिंग पावर फैक्टर पर आता है, इसलिए तुलनात्मक रूप से कम होगा। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, यानी इकाई पावर फैक्टर पर कम होगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि सीलिंग फैन में कौन सी मोटर होती है, तो सीलिंग फैन में स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। अब स्थायी कैपेसिटर मोटर तो इसमें दिया नहीं है, तो इस प्रश्न के हिसाब से अपन फिर उत्तर कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर हो नहीं सकती, स्प्लिट फेज मोटर नहीं होती और डबल कैपेसिटर मोटर नहीं होती, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्योंकि हम वैसे इसको स्थायी कैपेसिटर या कैपेसिटर रन मोटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मोटर जो है वो स्टार्ट होने का तरीका इसका भी कैपेसिटर ही है, यानी कैपेसिटर से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन डीसी जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन से अधिक क्यों होता है। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन अधिक होगा क्योंकि डीसी जनरेटर में वोल्टेज घटने के 2 कारण होते हैं, जबकि अल्टरनेटर में वोल्टेज घटने के 4 कारण होते हैं। एक, डीसी जनरेटर जो होता है इसमें वोल्टेज घटने का एक कारण होता है आर्मेचर का प्रतिरोध और दूसरा कारण होता है आर्मेचर का रिएक्शन, जबकि एसी अल्टरनेटर पे जैसे ही वो आ जाता है, यानी एसी जनरेटर पे आ जाता है, तो 2 घटक है, आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये दोनों घटक तो सेम रहते हैं। इस 2 के अलावा अल्टरनेटर में वोल्टेज घटने के 2 अतिरिक्त कारण और जुड़ जाते हैं। उसमें एक तो है आर्मेचर का लीकेज रिएक्टेंस और दूसरा है भार का पावर फैक्टर, यानी अल्टरनेटर में भार टर्मिनल वोल्टेज को प्रभावित करने वाले कारक कुल 4 होते हैं। तो अब इस प्रश्न में हमें ऑप्शन दिया गया आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस तो डीसी जनरेटर में भी होता है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा दिया छोटा आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो ये भी वहाँ होता है। आर्मेचर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स प्रभाव, तो ये तो डीसी जनरेटर में भी होता है, तो तीनों सेम प्रभाव थे। लेकिन जो आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है ये डीसी जनरेटर में नहीं होता, ये केवल एसी जनरेटर में होता है, इसलिए इसकी वोल्टेज में वेरिएशन अधिक आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी होगा कि लीकेज रिएक्टेंस के कारण अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि अन्य अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में जुड़े एक अल्टरनेटर के एक्साइटेशन में यदि सामान्य से अधिक वृद्धि कर दी जाए तो इसका पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 2 अल्टरनेटर समांतर में जुड़ रहे थे, काम कर रहे थे, तो एक अल्टरनेटर की एक्साइटेशन को अगर अपन बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो ये रिएक्टिव पावर को और ज़्यादा डिलीवर करना शुरू कर देता है, यानी प्रतिघाती शक्ति जो होती है इसकी बढ़ जाती है एक तरह से, तो इसका जो पावर फैक्टर होगा वो लेगिंग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा बी कि इसका पावर फैक्टर लेगिंग हो जाएगा, अन्य की अपेक्षा पावर फैक्टर घटेगा, क्योंकि फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने से पावर फैक्टर बढ़ता है लेकिन ये रिएक्टिव पावर डेवलप करता है। तो 2 अल्टरनेटर जब पैरेलल में जुड़ रहे हैं तो एक का घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या अल्टरनेटर की स्पेसिफिकेशन प्लेट का भाग नहीं है, यानी जो नेम प्लेट डाटा होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो नेम प्लेट पर डाटा नहीं होगा। तो वोल्टेज, फेज और केवी रेटिंग तो होती है, जबकि अल्टरनेटर में वाइंडिंग किस प्रकार की है ये उसकी टर्मिनल प्लेट पर नहीं बताया होता। तो डी ऑप्शन होगा, नेम प्लेट पर आपको वाइंडिंग के प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है कि सिंगल फेज स्ट्रेसिस मोटर चल सकता है। देखिए, स्ट्रेसिस मोटर एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है, यानी स्ट्रेसिस मोटर सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है और सिंक्रोनस गति मोटर सदैव सिंक्रोनस गति पर ही गतिमान होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए होगा कि केवल सिंक्रोनस गति पर गतिमान हो सकता है, क्योंकि मोटर सिंक्रोनस गति है, मोटर सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है, तो सिंक्रोनस गति पर ही गतिमान हो सकती है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेसिस मोटर के रोटेशन की दिशा को निम्नलिखित के द्वारा विपरीत किया जा सकता है, यानी स्ट्रेसिस मोटर के घूमने की दिशा को फिर हम कैसे बदल सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर है, हम जानते हैं, तो इस मोटर का जो रोटर होता है इसमें किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग तो होती नहीं है, ये कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है, लेकिन इसमें भी 2 भाग होते हैं, शेडेड पोल और सेलिएंट पोल की जैसे जाने जाते हैं।
तो जो शेडेड पोल होते हैं उनको हम मेन पोल के साथ अगर शिफ्ट करें तो हो सकता है। यानी शेडेड पोल मोटर में जैसे डायरेक्शन चेंज होती है वैसे इस मोटर में होती है। वैसे तो इसकी डायरेक्शन परिवर्तित नहीं की जा सकती, लेकिन संरचना में परिवर्तन करके हम इसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर कौन सा है? तो मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर होती है। इस प्रश्न का सी उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्टेपर मोटर क्या है? तो स्टेपर मोटर एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है और वो भी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। यानी रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर और स्टेपर मोटर, ये तीनों एक ही मोटरें आती है। तो इसमें सी उत्तर हो जाएगा सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, स्प्लिट फेज मोटर। अगला प्रश्न है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एसोसिएटेड रोटर की गति के बीच अंतर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति और वो सिंक्रोनस गति कहलाती है, और रोटर की जो गति होती है वो वास्तविक गति होती है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसको हम स्लिप कहते हैं। उत्तर हो जाएगा सी, यानी वो स्लिप कहलाती है। अगला प्रश्न है कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रोटर किस प्रकार का होता है? तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का रोटर वाउंड होता है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। यदि यही प्रश्न अपन से स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा होता तो फिर हम बी उत्तर कर देते कि उसका रोटर केज टाइप होता है, स्क्विरल केज उसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एस स्लिप पर चलने वाली 3 फेज इंडक्शन मोटर के एयर गैप में जो पावर जनरेट हुई थी पीजी अपन कह सकते हैं के रूप में विकसित मैकेनिकल पावर कितनी होगी? यानी वायु अंतराल में जो शक्ति डेवलप होती है उसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में बता दें कि सबसे पहले हम इंडक्शन मोटर में स्टेटर को शक्ति प्रदान करते हैं और स्टेटर की हानियाँ उसमें से घट जाती है। स्टेटर की हानियाँ घटने के बाद जो पावर शेष रह जाती है वो पावर वायु अंतराल में ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी हम उसको एयर गैप में स्थानांतरित शक्ति कह सकते हैं। तो वायु गैप में जो शक्ति जाती है ये शक्ति एक तरह से रोटर के लिए इनपुट हो जाती है। यानी सबसे पहले इनपुट शक्ति हमने स्टेटर को दी, स्टेटर की हानियाँ उसमें से घट जाती है, शेष बची हुई पावर वायु अंतराल में स्थानांतरित हो जाती है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो रोटर पर चली जाती है। रोटर इसी से यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है, उसमें से रोटर की लॉसेज घट जाते हैं और शेष के बदले यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होती है। यांत्रिक लॉसेज घटने के बाद शेष जो बच जाता है वो हमें आउटपुट में मिलता है। तो एक तरह से ये जो शक्ति होगी ये आपकी रोटर गति के जो होगी उसके और जो आपका स्लिप का मान रह जाता है कि उसमें से जो पावर डेवलप हुई थी इन दोनों के बराबर होगी। यानी वायु अंतराल में जो पावर आई थी वो और उसमें से रोटर पर जो बल लग रहा था वो रोटर पर बल जो होगा वो रोटर गति के जैसा ही होगा, या एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि रोटर गति के बराबर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि 1 माइनस स्लिप इंटू जनरेटेड पावर या डेवलप पावर। यानी स्लिप में इकाई में से पहले स्लिप घटा देंगे क्योंकि जो गति बची वो रोटर के लिए रह गई, उसी गति के कारण वो यांत्रिक शक्ति डेवलप हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में उच्चतम टॉर्क होता है। तो ये जो टॉर्क होता है अब बता दिया आपको, ये उच्चतम टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क एक ही बात है। तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो होता है वो रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा कि वो रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है कि यदि वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो इंडक्शन मोटर द्वारा उत्पन्न होने वाला टॉर्क। तो एक इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी वो वर्गानुपात में परिवर्तित होता है। अगर वोल्टेज को 2 गुना कर देते हैं तो टॉर्क 4 गुना हो जाता है, और वोल्टेज को यदि हम आधा कर देते हैं तो टॉर्क 1/4 हो जाता है। यानी वो मूल टॉर्क का 1/4 हो जाएगा यदि हम वोल्टेज को आधा कर देते हैं तो इस प्रश्न का ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में को रोकने के लिए रोटर की केज बार रोटेशन के एक्सेस हम ऑफसेट पैटर्न्स में विन्यासित करते हैं। यानी ये प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर की केज होती है, बार होती है, रोटर की जो केज होती है, शॉर्ट सर्किटेड जो चालक छड़ें होती है, उनको रोटेशन के एक्सेस यानी जो वो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र था उसके ऑफसेट यानी कुछ तिरछापन लिए हुए डालते हैं। यानी साधारण सी भाषा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो रोटर खांचे होते हैं या जो रोटर की चालक छड़ें होती है वो तिरछी क्यों होती है, वो स्टेटर चालकों के कभी समांतर नहीं होती। तो ये मैग्नेटिक लॉकअप या कोगिंग प्रभाव से बचने के लिए होती है। यानी टॉर्क में कोई किसी प्रकार का वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव ना आए, कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि यदि ये समांतर ना होकर उसके सीधी सीधी कर देते तो मोटर की रोटर गति और सिंक्रोनस गति बराबर हो जाती और टॉर्क का मान 0 हो जाता। यानी टॉर्क के मान में परिवर्तन आ जाता, हमें किसी प्रकार का टॉर्क नहीं मिलता।
अगला प्रश्न है कि फील्ड करंट के संदर्भ में पावर फैक्टर का वेरिएशन क्या कहलाता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में जो संबंध दर्शाता है वो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सिंक्रोनस मोटर में वी वक्र के नाम से एक ग्राफ हमने पढ़ा था। तो वो वी वक्र जो होता है वो फील्ड करंट और आर्मेचर धारा के बीच में खींचा जाता है। लेकिन इस प्रश्न में हमसे फील्ड करंट और पावर फैक्टर पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर आएगा इन्वर्टेड कर्व। यानी इसको हमें एंटी वी वक्र भी कह सकते हैं, यानी उल्टा वी बनाया जाता है। तो अगर फील्ड करंट और पावर फैक्टर का प्रश्न पूछा जाए तब तो आएगा इन्वर्टेड वी वक्र या एंटी वी वक्र कह सकते हैं। लेकिन यदि फील्ड करंट और पावर फैक्टर की जगह आर्मेचर धारा का प्रश्न आ जाए तब आपको करना है वी वक्र। वो वी वक्र होता है वो सीधा बनाया जाता है। यानी सिंक्रोनस मोटर में दो तरह के वक्र होते हैं, एक यूँ बनाया जाता है जबकि दूसरा यूँ बनाया जाता है। तो इन दोनों में इतना सा फर्क आता है, एक उल्टा वी होता है, एक सीधा वी होता है। अगला प्रश्न है कि जब एक सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से चल रही हो तब डैम्पर वाइंडिंग किस प्रकार का टॉर्क। आपको बता दें कि डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को समाप्त करने के लिए और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए की जाती है। तो हंटिंग तब आता है जब मोटर की गति में परिवर्तन हो, लोड एंगल पिछड़ने की या बढ़ने की कोशिश करे तब। तो जब मोटर अपनी सिंक्रोनस गति पर ही चल रही है, मतलब गति के साथ कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस समय आपकी डैम्पर वाइंडिंग सक्रिय है ही नहीं, यानी डैम्पर वाइंडिंग का कोई काम नहीं होता है। इस समय डैम्पर वाइंडिंग कोई टॉर्क उत्पन्न नहीं करती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा मोटर है जो लेगिंग और लीडिंग दोनों पावर फैक्टर पर आसानी से चल सकती है। तो ऐसी मोटर तो हमारी सिंक्रोनस मोटर ही होती है जिसको हम लेगिंग, लीडिंग और इकाई तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। यानी हम रोटर की एक्साइटेशन बदल करके मोटर का पावर फैक्टर बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सिंक्रोनस मोटर इकाई पावर फैक्टर पर और नो लोड पर चल रही है, यदि फील्ड करंट बढ़ जाए तो क्या होगा। देखिए भार है नहीं और फील्ड करंट हमने यहाँ पर बढ़ा दी। अगर फील्ड करंट आपने बढ़ा दी तो मोटर का जो पावर फैक्टर है वो तो बढ़ जाएगा और मोटर जो सप्लाई से करंट ले रही थी वो कम हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि ऊपर एक प्रश्न पूछा गया जिसमें यह था कि फील्ड करंट को नियत रखते हुए भार को आधा कर दें, तब पावर फैक्टर हमारा सुधर रहा था। अब ये यूँ कह रहा है कि मोटर नो लोड पर है, इस समय हम फील्ड की करंट को बढ़ा दें, यानी भार को तो हम घटा नहीं रहे लेकिन फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं। तो फील्ड करंट को यदि बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा और जो मोटर की आर्मेचर धारा थी वो उल्टा कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 3 फेज हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है। देखो रिपल फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर का हो, चाहे वो ब्रिज रेक्टिफायर का हो, चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर का हो, तो ऐसे में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का डी उत्तर होगा। किसी में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में, और ब्रिज रेक्टिफायर या सेंटर टेप फुल वेव अगर हो तो उसमें वो इनपुट फ्रीक्वेंसी सप्लाई के दोगुनी होती है। अगला प्रश्न है कि 3 फेज इन्वर्टर में PWM स्विचिंग स्कीम का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो PWM है इसका मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी पल्स की चौड़ाई को वेरिएशन देने वाला। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन करने वाला, ऐसा कोई इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर के लिए आपको बता दें कि जो पहले इन्वर्टर आते थे वो पूर्णतया साइन वेव उत्पन्न करने वाले नहीं होते थे। वैसे भी किसी इन्वर्टर से जो एसी प्राप्त होती है वो स्क्वायर वेव होती है, लेकिन आजकल उसमें पल्स विड्थ आ गई, मॉड्यूलेटर सर्किट आ गए जो उसको पूर्णतः साइन वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस पल्स विड्थ स्कीम का जब हम उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं उनमें कमी करना, लेकिन जो लो ऑर्डर के हार्मोन्स होते हैं उनको तो वो कम कर देते हैं, और हाई ऑर्डर्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनको वो वृद्धि कर देता है। यानी साइन वेव वाले जो घटक होते हैं, जो हार्मोनिक्स होते हैं, विषम हार्मोनिक्स से, उनको वो बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का कौन सा सेल टाइप होता है। अब सेल टाइप कोर के लिए जो ऑप्शन होता है वो इसमें ई और आई टाइप होता है, तो वो तो इसमें दिया नहीं। इसके अलावा जो होता है वो आपका फिर ऑप्शन रह जाता है टी एंड यू टाइप का। तो इस प्रश्न का अपन डी उत्तर कर देंगे। अगला प्रश्न है जो ये बाइंडिंग से संबंधित है, अच्छे प्रश्न है,
प्रश्न है कि दो पोल और आर्मेचर कंडक्टर की दी गई संख्या के लिए, यानी आर्मेचर चालकों की संख्या सेम है और पोल दो के दो सेम थे, तो वेव वाइंडिंग की तुलना में यदि लैप वाइंडिंग करेंगे तो किस प्रकार का करंट होगा। वेव वाइंडिंग अधिक वोल्टेज के लिए की जाती है जबकि लैप वाइंडिंग अधिक धारा के लिए की जाती है। तो लैप वाइंडिंग जो होगी इसमें अधिक धारा होगी। यदि पोल और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत रखें और हम वाइंडिंग को वेव से लैप बना देंगे तो उसमें धारा का मान अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 पोल के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर रास्ते कितने होंगे। देखिए, एक तो लैप है और दूसरा वो डुप्लेक्स है, तो इसमें सूत्र जो लगता है वो लगता है कि पोल इंटू प्लेक्स। मोटर में 8 पोल है और वाइंडिंग डुप्लेक्स है। लैप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या पोल इंटू प्लेक्स के बराबर होती है। जब 8 पोल है, डुप्लेक्स है, तो इसमें जो समांतर रास्तों की संख्या है वो 16 हो जाएगी। उत्तर आएगा डी, क्योंकि हमें इसमें प्लेक्स इंटू पोल करना है। तो 8 पोल है और डुप्लेक्स यानी 2 प्लेक्स वाली है तो 16 पोल हो गए, 16 रास्ते हो गए। अगला प्रश्न है कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी। सिंप्लेक्स है और वेव वाइंडिंग है तो जो धारा के रास्ते होंगे वो 2 होंगे। यदि सिंप्लेक्स लैप होती तो पोल की संख्या के बराबर, जैसा कि अगले प्रश्न में ये है कि लैप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है, तो वो पोल की संख्या के बराबर होती है। अब अगला प्रश्न है कि लैप वाइंडिंग में ब्रूसों की संख्या कितनी होगी। ये लैप हो या वेव हो, सबसे पहले आपको ब्रूसों की संख्या के बारे में बता दें। धारा के लिए जितने समांतर रास्ते होते हैं ब्रूसों की संख्या उतनी होती है। अब लैप वाइंडिंग में जो रास्तों की संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर होती है, इसलिए ब्रूस भी पोल की संख्या के बराबर होंगे। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होगा। वेव वाइंडिंग है तो वाइंडिंग श्रेणी क्रम वाइंडिंग की तरह कहलाती है, यानी सभी कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ती है। तो जो पिच का मान होता है वो पोल पिच के 2 गुने के बराबर रखा जाता है, क्योंकि एक पोल पिच के बाद अगली पोल पिच में वो वाइंडिंग का सिरा कनेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर की एसी आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में किस प्रकार का वोल्टेज होगा। तो ऐसी जो वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग होगी उसमें अधिक वोल्टेज होती है और फील्ड में कम वोल्टेज होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो उच्च वोल्टेज पर काम करती है या हाई वोल्टेज पर ऑपरेटिव होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर का स्टेटर की तुलना में के लिए बाउंड होता है। सर, ये प्रश्न स्टेटर नहीं रोटर का है। प्रश्न ये है कि एक अल्टरनेटर का स्टेटर रोटर की तुलना में कितना बाउंड किया जाता है। तो रोटर और स्टेटर में पोल की संख्या 1 बराबर होती है। अल्टरनेटर का रोटर और स्टेटर के बारे में पूछा गया तो पोल की संख्या 1 बराबर होती है। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चाहे इसमें कोई भी प्रश्न पढ़ सकते हैं, यानी प्रश्न ये अगर ये है कि अल्टरनेटर का रोटर स्टेटर की तुलना में कितने पोल के लिए बाउंड होता है या फिर स्टेटर रोटर के लिए कितनी तुलना में, तो दोनों एक ही बात है। लेकिन स्टेटर और रोटर अगर है तो पोल उनमें बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो डैम्पर वाइंडिंग जो अल्टरनेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, तो सिंक्रोनस मोटर में तो इसके 2 उत्तर देते हैं जबकि अल्टरनेटर में एक ही ऑप्शन होता है। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग दोष को दूर करने के लिए लगाई जाती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को समाप्त करने के साथ साथ मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी लगाई जाती है। हंटिंग जो होता है वो भार परिवर्तित होने से अल्टरनेटर की गति भी परिवर्तन होती है, जिससे फ्रीक्वेंसी घटने लग जाती है, उसको हम हंटिंग कहते हैं, जिससे रोटर दोलन करने या हंट करने लग जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी कि हंटिंग की रोकथाम के लिए हमें डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर की एसी आर्मेचर वाइंडिंग, यानी अल्टरनेटर जो है तो उसके स्टेटर आर्मेचर यानी चालकों की बात कर रहा है, स्टेटर चालकों की बात कर रहा है। तो अल्टरनेटर जो होता है वो सदैव स्टार कनेक्टेड ही होता है, क्योंकि बड़े लेवल की जब वोल्टेज होती है तो इसमें न्यूट्रल को हम आसानी से ग्राउंड कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए कि वो स्टार कनेक्टेड होती है, स्टार संयोजित होती है। अगला प्रश्न है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब स्टार्टर की सीरीज टेस्ट लैंप के साथ यदि हम टेस्ट कर रहे हैं तो स्टार्टर तब अच्छा माना जाएगा जब आपका लैंप, देखिए स्टार्टर में क्या होता है, ग्लो टाइप स्टार्टर हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। इसमें हीलियम गैस भरी होती है और इसमें द्विधात्विक पत्ती होती है जो थर्मल के सिद्धांत पर ऑपरेट होती है, यानी उसमें सिद्धांत पर काम करती है। वो गर्म होकर हट जाती है और ठंडी होकर पुनः लग जाती है। यानी
द्विधात्विक पत्ती जो है वो मेक और ब्रेक करती है, और ये 1 सेकंड में भी बहुत बार क्रिया हो जाती है, 5 से 7 बार हो ही जाती है, इससे भी ज़्यादा हो जाती है। अब जब हम स्टार्टर को टेस्ट कर रहे हैं तो सीरीज टेस्ट लैंप से मान लीजिए कि ये स्टार्टर का एक पॉइंट है, ये स्टार्टर का दूसरा पॉइंट है। इस तरह से अगर अपन इस स्टार्टर को माने तो स्टार्टर के दोनों पॉइंट के लिए जब अपन इसको टेस्ट कर रहे हैं सीरीज टेस्ट लैंप से, तो ये आपका फेज़ और न्यूट्रल इस तरह से देंगे। तो ये लैंप जो होगा ये लगभग 60 वाट का हो तो जल्दी पता लग जाता है। यदि स्टार्टर आपका सही है तो ये लैंप लगातार ब्लिंकिंग करेगा। ब्लिंकिंग यानी ऑन ऑफ करेगा, क्योंकि जो इस स्टार्टर के अंदर द्विधात्विक पत्ती थी, कौन सी, मान लीजिए कि ये स्टार्टर के अंदर द्विधात्विक पत्ती थी, तो ये द्विधात्विक पत्ती क्या करेगी, बार बार इसको मेक और ब्रेक करेगी। मेक जब ये मेक करेगी तब लैंप प्रकाशित हो जाएगा, और जैसे ये ब्रेक करेगी तो लैंप आपका ऑफ हो जाएगा। यानी कि यदि लैंप आपका निरंतर टिमटिमाता रहता है तो अपना स्टार्टर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि यदि लाइटिंग सोर्स की इल्यूमिनेटिव पावर का मापन किस में किया जाता है। अच्छा, किसी प्रकाशीय स्रोत है जो उसकी उत्सर्जित प्रकाश की शक्ति होती है, उसको कैसे मापा जाएगा। तो इल्यूमिनेटिव शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, उसको कैंडल पावर में मापा जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, कैंडल पावर जो होती है। इसकी अपन स्ट्रेडियन से तुलना कर सकते हैं, ल्यूमन प्रति स्ट्रेडियन के साथ होती है, यानी 1 ल्यूमन प्रति स्ट्रेडियन और 1 कैंडल पावर जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि IE नियमानुसार यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार घरेलू वायरिंग के सब सर्किट में लाइटनिंग लोड में से अधिक भार नहीं होना चाहिए। तो लाइटनिंग लोड जो है वो 800 वाट का है, और अगले प्रश्न में ही पूछा गया है पावर सब सर्किट का, यानी लाइट एंड फैन सब सर्किट हो तो 800 वाट का लोड है, और पावर सब सर्किट में जो लोड है वो 3000 वाट का है, और अधिकतम उपभोग बिंदु 2 है। यानी कुल मिलाकर 2 तरह के सर्किट होते हैं। एक सर्किट होता है लाइट एंड फैन का, तो अगर लाइट एंड फैन सर्किट के बारे में पूछा जाए तो इसमें 800 वाट का लोड और 10 बिंदु हो सकते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न पावर सब सर्किट के लिए पूछा जाए यानी शक्ति उप परिपथ के लिए, तो शक्ति उप परिपथ में 3000 वाट का लोड और 2 से ज़्यादा उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए, यानी 3 किलोवाट की पावर और 2 से ज़्यादा उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। तो इस 45वें प्रश्न में पावर सब सर्किट का पूछा गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी कि 3000 वाट और 2 उपभोग बिंदु। अगला प्रश्न है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब फिक्सर में यानी स्टार्टर में है, उसमें होल्डर में ट्यूब चमक नहीं रही है लेकिन दोनों फिलामेंट लाल गर्म हो गए तो संभावित दोष क्या हो सकता है। देखिए, दोनों फिलामेंट अगर आपके लाल हो ब्लैक हो जाते हैं तो रोड फ्यूज हो जाती है। सीधा सा सिंपल सा उत्तर है कि यदि दोनों फिलामेंट काले हो गए हो तो रोड फ्यूज हो गई हो। लेकिन यदि फिलामेंट लाल हो जाते हैं तो मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है। अब इलेक्ट्रॉनों की डिस्चार्जिंग जो होती है वो गैस आयनीकरण प्रभाव से होती है, यानी फिलामेंट गर्म होकर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और वो प्रतिदीप्ति उससे भरी वाष्प से टकराते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को डिस्चार्जिंग तब होता है कि इन गैस डिस्चार्जिंग लैंपों को, चाहे वो फ्लोरेसेंट लैंप हो, चाहे वो सोडियम वेपर लैंप हो या मर्करी वेपर लैंप हो, तो इनको स्टार्टिंग के लिए बहुत अधिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है। यानी जब इनको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी तो ये प्रकाशित नहीं हो पाएगा। अब वोल्टेज जो इनको नहीं मिलेगी तो वो काम है आपका चोक के लिए, यानी चोक को हमने प्रॉपर सर्किट नहीं दिया। चोक को प्रॉपर सर्किट देने का काम स्टार्टर का है, यानी स्टार्टर का कॉन्टैक्ट स्थायी रूप से जब शॉर्ट नहीं होगा, वो मेक ब्रेक नहीं कराएगा, तो चोक में उच्च इंडक्टेंस और हाई वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री में वैद्युतिक वायरिंग की सबसे ज़्यादा वरीयता कौन सी है। तो आजकल जो किसी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में वायरिंग लग रही है वो सरफेस मेटल कंड्यूट है, यानी सतह पर लगने वाले धात्विक पाइप वाली वायरिंग है, सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कि सी टाइप की जो एमसीबी होती है उसकी चुंबकीय ऑपरेटिंग जो लिमिट होती है वो निर्धारित मान की कितनी होती है। वो रेटेड मान की 5 से 10 गुना तक होती है सी कैटेगरी की जो एमसीबी होगी उनकी।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लैंप की ऑपरेटिंग लाइफ सबसे अधिक है। ऑप्शन दिया गया था एलईडी लैंप, तो आजकल सबसे ज़्यादा इसी की चल रही है। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। फ्लोरेसेंट लैंप की यानी ट्यूबलाइट जिसको अपन कह रहे हैं, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है बट एलईडी की तुलना में कम। CFL इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसकी लाइफ भी अधिक होती है लेकिन ट्यूबलाइट की तुलना में प्रकाश कम होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया था इनकेंडिसेंट लैंप का, जिसको हम उदीप्त लैंप भी कहते हैं। तो उदीप्त लैंप की कार्यकारी आयु सबसे कम होती है।